अध्याय 21। अध्याय 21। आपको भी सावधान रहना होगा। आन क्वान वान तुदीम ने जल्दी से पीछा किया। आन क्वान, बच्चे को मुझे दे दो। उसे समझ में नहीं आया कि उसे वान तु लांग को बाहर क्यों ले जाना पड़ा। छाया सेना खुक तिनकाई उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर बहुत ही अप्रसन्नता थी। वह उसकी बाहों में लेटी लड़की को देख रही थी। उसकी आंखें ठंडी थी। तुम क्या करने जा रहे हो? उसे बुखार था, हु यिंगजुन ने शांति से कहा। आनक्वान, लड़की को मुझे दे दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा। वैन हेम बैंग भी उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आज रात हम दोनों के लिए पार्टी है। तुम्हें उसे मूड खराब नहीं करने देना चाहिए। चलो, मैं उसे घर ले चलता हूँ। ऐसा कहने के बाद वैन हेम बैंग ने उसे होआक आनेक्वान की बाहों से निकलने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे घर नहीं जाना चाहिए, उसे अस्पताल जाना चाहिए। वैन हेम बैंग स्तब्ध रह गया। उसके मुंह के कोने थोड़े सख्त हो गए। वह अजीब तरह से मुस्कुराया। ठीक है, मैं उसे तुरंत अस्पताल ले जाऊंगा। इस बच्चे को बुखार हो गया होगा जिससे वह भ्रमित हो गई होगी। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है, आदमी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। आनक्वान, तुम वान तुदीम ने अपने होंठ काट लिए। उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। क्यों? वह उसे जाने क्यों नहीं देगा? वैन परिवार में इतने सारे लोग हैं, मुझे उसे अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत है? क्या आप नहीं जानते कि आप किस प्रकार की स्थिति में हैं? खुक तिनक्या के मन में वान तु लांग के बारे में बुरी धारणा थी। उसकी नजरें उसे घृणा से देख रही थी। इस समय हु झेन्यू वहां आया। यिंग जून, बच्चे को अंकल वैन को दे दो। हाँ, उसे मुझे दे दो। वैन हेम बंग ने जल्दी से विनम्र भाव से सिर झुकाया और कहा। आदमी की काली आंखें और गहरी हो गईं। उसने अपनी बाहों में लड़की को देखा, फिर उनकी ओर देखा। मेरे कपड़े गीले हैं, मैं उसे ले जाऊंगा ताकि सबके कपड़े गीले न हों। तभी सबको एहसास हुआ कि वान तु लांग को गले लगाने के कारण होआक आनक्वान का पूरा शरीर भीग गया था। ऐसा कहने के बाद उसने उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया और तुरंत उसे बाहर ले गया। आनक्वान वान तुदीम ने अपने होठों को काटा। उसकी पलकें गीली हो गईं। फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। तुडीएम, रो मत। बात बस इतनी है कि यह बच्चा एमक्वान बहुत दयालु है। खुक तिनक्या जल्दी से अपनी भावी बहू को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी। वान तुदीम ने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर देखते हुए कहा, आंटी, मैं ठीक हूँ। मुझे बस लगता है कि मैंने अपनी बहन की अच्छी देखभाल नहीं की, जिससे आनक्वान को चिंता हुई। यह मेरी गलती है। ओह, तुम वास्तव में एक दयालु बच्ची हो। अगर मेरी बहन मेरी आधी उम्र की होती तो मेरे पिता को उसकी इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। खुक तिनक्या की उसके प्रति सहानुभूति बहुत गहरी हो गई थी। ठीक है, आप लोग चलते रहें। यह जल्द ही वापस आ जाएगा। हुओ झेन्यू ने तुरंत स्थिति को शांत कर दिया। नान्यांग शहर के सबसे अमीर आदमी ने बोल दिया है। जाहिर है कोई भी इससे अधिक राय रखने की हिम्मत नहीं करेगा। पार्टी फिर से पूरे जोश में थी। हुओ यालिंग दूसरी मंजिल पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसके मुंह के कोने में हल्की सी मुस्कान थी। वह शराब का गिलास पकड़े हुए चली आई। भाभी, वह चिल्लाई। वान तुडीएम तुरंत शांत हो गया। उसकी ओर देखने लगा। क्या वह नालिन है? मेरा भाई चला गया। उसने दरवाजे की ओर देखा। वान तुदीम की नजर भी दरवाजे की ओर गई, फिर उदास हो गई। अरे, तुम्हारी छोटी बहन सचमुच साजिश कर रही है। हुओ यालिंग ने अपना सिर हिलाया और उसके पास आकर बोली, मुझे बताओ, क्या उसने ऐसा जानबूझकर किया था? वान तुदीम ने उसकी ओर देखा, थोड़ा असमंजस में। जानबूझकर? यह सही है, अपनी तरफ देखो। मेरा भाई कितना उत्कृष्ट है।
बहुत सारी महिलाएं हैं जो उसके साथ रहना चाहती हैं। क्या आपकी बहन के मन में ऐसा विचार नहीं आता है? इसके अलावा आपकी बहन एक देहाती है। उसने कभी इतनी उच्च श्रेणी की दुनिया नहीं देखी है। और फिर मेरे परिवार के विशाल भाग्य और मेरे सुंदर भाई को देखकर वह कैसे प्रभावित नहीं होगी? वान्तुदीम ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें चिंता से भरी थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन मेरे भाई को तुमसे छीनने के लिए यहाँ आई है। हो या लिंग ने एक बहुत ही निश्चित निर्णय लिया। वान्तुदीम ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। भाभी, आपको भी सावधान रहना होगा। बोलते समय वह मुस्कुराई और हाथ में शराब का गिलास लेकर चली गई। वान्तुदीम ने फिर से दरवाजे की ओर देखा। अब से जो भी तुम्हें पसंद आएगा मैं ले लूंगा। जो भी तुम्हें नजर आएगा मैं उसे तुरंत ले लूंगा। वान्तुदीम की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसके हाथ अनजाने में मुट्ठी में बंद हो गए। वान्तुलांग, क्या तुम जीने से थक गए हो? अध्याय 22। अध्याय 22। तुम मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? जब वान्तुलांग जागा तो रात के 2 बज चुके थे। कमरे में सिगरेट की हल्की गंध आ रही थी। जगह अंधेरी थी। केवल एक रात्रि प्रकाश जल रहा था। वान्तुलांग ने अपना सिर रगड़ा। उसका सिर अभी भी थोड़ा चक्कर खा रहा था। जागना। घने अंधेरे रात में अचानक एक धीमी आवाज गूंजी। वान्तुलांग कांप उठा। अनजाने में बिस्तर पर पीछे झुक गया। एक क्लिक के साथ ही कमरे की लाइटें जल गईं। अब वान्तुलांग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कमरे में कौन था। हो यिंगजुन ने अपने हाथ जेबों में डाले और कदम दर कदम उसके करीब आते हुए बिस्तर के किनारे पर रुक गया। मैं यहाँ क्यों हूँ? यह कहाँ है? वान्तुलांग ने अपनी भौहें उठाईं और पास खड़े आदमी की ओर देखा। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी ठंडी आभा से ढका हुआ था। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। इधर उसने जल्दी से चारों ओर नजर घुमाई। इधर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यहीं पर उस रात उसकी पहली बार मौत हुई थी। उस रात होटल का वीवीआईपी कमरा। अभी तुमने क्या किया? भूल गए क्या? ठंडे आदमी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी ठंडी आंखें सुइयों की तरह उसकी ओर देख रही थी। वान्तुलांग ने उसे ध्यान से देखा। वह उसे यहाँ क्यों लाया? वह भौंचक्की रह गई और जल्दी से पहले घटित घटनाओं को याद करने लगी। एक क्षण के लिए उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसके हाथों ने रजाई कस ली। उसकी मां मर चुकी है। यून शिन बैंग का थप्पड़। यून जी यान द्वारा अभिनीत। हर किसी की तिरस्कार भरी नजर। वह दृश्य उसके दिमाग में फिर से घूम गया। वह अनजाने में अपने होंठ काट रही थी। बहुत थकी हुई। सच में बहुत थकी हुई। हो यिंगजुन ने उसकी उदास आंखों को देखा। उसके कंधों को देखा जो थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। खुद को उसके करीब झुकने से रोक नहीं पा रहे थे। क्या तुम्हें याद है कि तुमने आखिरी बार क्या कहा था? उसकी गर्म सांसों ने वान्तुलांग को चौंका दिया। उसने ऊपर देखा और उस आदमी की गहरी काली आंखों से मुलाकात की। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अनजाने में वह पुनः पीछे हट गई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हो यिंगजुन की गहरी काली आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। फिर उसने उसकी ठुड्डी पकड़ ली। तुम मेरे साथ क्या करने की योजना बना रही हो? वान्तुलांग की आंखें दूसरी ओर चली गईं। उसका निचला जबड़ा इतनी जोर से भींचा गया कि दर्द होने लगा। लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मैं आपके प्रति कोई इरादा रखने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आया आपने अभी क्या कहा। हम समझे नहीं। उस आदमी की मुस्कान धीरे धीरे और भी डरावनी होती गई। उसकी आंखों की ठंडक से लोग कांप उठते। वान्तुलांग को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सचमुच
वह आदमी झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया। उसका हाथ उसकी कमर पर टिका हुआ था। इस समय वे दोनों एक दूसरे की सांसों को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। यह स्थिति वास्तव में अस्पष्ट है। वैन तुलांग, वह धीरे से हंसा, तुम्हें पहले से ही पता है कि मुझे उकसाने का नतीजा क्या होगा, है ना? इस समय उसके शरीर में अभूतपूर्व घबराहट फैल रही थी। यह नाम हो यिंगजुन हमेशा दूसरों को उसकी क्षमताओं से आश्चर्यचकित और भयभीत करता है, लेकिन जो अधिक भयावह है वह है उसके तरीके। नान्यांग शहर में हर कोई जानता है कि स्वर्ग और पृथ्वी को कैसे उकसाया जाए, लेकिन उन्हें कभी भी हुओ यिंगजुन को नहीं उकसाना चाहिए, अन्यथा आप बिना जाने ही मर जाएंगे। हम्मा, वह मुस्कुराया, उसकी आवाज कर्कश और धीमी थी, फिर भी थोड़ी जादुई थी। मैं तुम्हें 10 सेकंड, 10, 9, 8 दूंगा। संख्याएं कम हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल गले से बाहर निकल आएगा। इस आदमी का आभामंडल इतना भयानक था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि जब भी वह उल्टी गिनती करता था तो वह सांस लेने में असमर्थ हो जाती थी। आखिर उसने क्या कहा? 3, 2। इस समय उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मुझे याद है। 1। मेरे जीजाजी, क्या आप इसे चाहते हैं? अध्याय 23। अध्याय 23। वह यहाँ है। जब उसने अंतिम अंक तक गिनती की, वह चिल्लाई। उस क्षण अचानक सब कुछ शांत हो गया। वह आदमी अब और नहीं हिला। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह शर्त लगा रही है। क्या ये जुए के शब्द उसे वापस जीवन में लाने में मदद कर सकते हैं? क्या यह कहावत उसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद कर सकती है? वह स्पष्ट रूप से जानती है कि अभी दूसरों के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं है। इंटरनेट पर सभी ने उसे आत्मसम्मान न होने, क्षम न होने तथा अन्य लोगों के रिश्तों को बर्बाद करने वाली दुष्ट महिला होने के लिए कोसा। इसलिए जब यह वाक्य जोर से बोला गया तो इससे यह बात और पुष्ट हो गई कि वह एक आत्मसम्मान विहीन महिला थी। कुछ सेकंड बाद वह आदमी खड़ा हुआ और उसकी गहरी आंखें उसे घूर रही थी। वान तुलांग ने स्वयं को मजबूर किया कि वह ऊपर देखे और उन आंखों को देखे जो उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। फिर उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वह फुसफुसाकर बोली, जीजाजी। वह आदमी खड़ा हो गया। उसका ठंडा चेहरा क्रूर और भयावह हो गया। उसकी उंगलियां अचानक उसकी ठुड्डी को पकड़ती हुई ठंडे स्वर में कह रही थी, क्या यह तुम हो? वान तुलांग ने उस आदमी की आंखों में छिपी घृणा देखी। वह जानती थी कि वह सुरक्षित है। क्या मैं नहीं कर सकता? वह अपने होंठ काटती हुई कमजोरी से उसकी ओर देख रही थी। अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो तो तुम। हु यिंगजुन ने अचानक अपने होठों को मोड़ लिया। उसकी उंगलियां जो उसकी ठोड़ी पर थीं, उसके चेहरे को सहलाने लगी। एक क्षण में वान तुलांग का शरीर अकड़ गया। वापसी नहीं होगी। वह मंद मंद मुस्कुराया। गहरी आंखों से एक ठंडी रोशनी निकलती थी जिससे लोग कांप उठते थे। अगले ही पल वह उठ खड़ा हुआ। यू जीलिंग ने कुछ नहीं कहा, अपना हाथ लहराया। उसे मुट्ठी में बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, जो उसकी सभी चिंताओं के बिल्कुल विपरीत था। इस आदमी का व्यवहार वाकई बहुत भयानक था। बस वैन परिवार की दूसरी युवती बनो, अपनी बड़ी बहन का थोड़ा सम्मान करो, कोई चाल मत चलो, वरना। हालांकि उसने बोलना पूरा भी नहीं किया था, फिर भी उसने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, तुम कोशिश कर सकती हो। इसके तुरंत बाद उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। कमरा तुरंत शांत हो गया।
वान तुलांग का शरीर अकड़ गया था और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। वह वान तुदीम से बदला लेना चाहती थी और उससे वह सब कुछ छीन लेना चाहती थी जो उसके लिए कीमती था। लेकिन यह आदमी, वह वास्तव में उससे डरती है। इस लड़ाई में क्या उसे आगे बढ़ना जारी रखना चाहिए? 2 दिन बाद फोंग मैनहे के परिवार की मदद से वान तुलांग ने बाक हाई क्विन को दफनाने का काम पूरा किया। तुलांग, क्या तुम मेरे घर में आ सकते हो? फोंग मैनहे वास्तव में उसके बारे में चिंतित है। कोई बात नहीं, वे मुझे वैसे भी नहीं खा सकते। वान तुलांग ने थके हुए से मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन मुझे डर है कि तुदीम के पास अभी भी तुम्हारे पिता होंगे, यह सही है, और वह भयानक सौतेली माँ भी होगी। क्या आप सचमुच वहां जाना चाहते हैं? वह भेड़िए का अड्डा है। मैनहे बहुत चिंतित दिख रहे थे। भेड़िए की मांद के बारे में क्या? मेरी माँ चली गई है, अब मुझे किसी चीज से खतरा नहीं है। उन्होंने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। मैं अपनी माँ के लिए न्याय पाना चाहता हूँ, लेकिन आप उनसे लड़ नहीं सकते। वान तुलांग ने उसके कंधे पर थपथपाया। तुम मूर्ख लड़की हो, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जीतने वाला राजा भी लापरवाह लोगों से हार जाता है। जिनसे तुम्हें डरना चाहिए वे वही हैं। तुलांग, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा, मेरा विश्वास करो। वह जानती थी कि मनहे सचमुच उसके बारे में चिंतित था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह इसी तरह आगे बढ़े। तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, अगर कुछ भी हुआ तो मुझे जल्द से जल्द फोन करना। ठीक है, ऐसा कहकर वान तुलांग ने और देर नहीं की। उसने टैक्सी बुलाई और तुरंत विला क्षेत्र में चली गई। वैन हैम बैंक, यदि उन्होंने उसे घर बुलाया था तो उन्हें इसमें बदलाव क्यों करना पड़ा? यदि ऐसा है तो वह उसकी इच्छानुसार कार्य करेगी। वान तुदीम, अच्छी बहन, मैं यहाँ हूँ। अध्याय 24 शराब एक अच्छी चीज है। जब वान तुलांग वान परिवार के घर पहुंचे तो घर में नौकरों के अलावा और कोई नहीं था। बॉस ने कहा है कि तुम्हारे अलावा बाकी सारी गंदी चीजें यहीं छोड़ देनी चाहिए और अंदर नहीं लानी चाहिए। समझे? चाची फोंग ने उसे घृणा से देखा, फिर उसके हाथ में व्यंग्य से भरे देहाती बैग को घूरने लगी। तो आप मेरी जांच करना चाहते हैं? चाची फोंग ने अपनी भौहें उठाईं। मेरे पास बॉस के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए कृपया बैग खोलें और मुझे देखने दे। वान तुलांग मुस्कुराया। अगर यह मेरे पिता का आदेश है तो मुझे अब इस बैग की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने बैग दरवाजे से बाहर फेंक दिया। फिर उसकी ओर देखा। मेरा कमरा कहाँ है? चाची फोंग आश्चर्यचकित थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी खुश होंगी। क्या सबसे बड़ी बहन ने यह नहीं कहा था कि उसे उसके लिए चीजें कठिन बनानी पड़ी? फिर उसकी माँ की तस्वीरें या अवशेष फेंक दिए, जिससे वह रोने लगी। लेकिन अब स्थिति क्या है? मेरा कमरा कहाँ है? ओह, पहली मंजिल पर, मेरे कमरे के बगल में। वान तुलांग धीरे से मुस्कुराया। पहली मंजिल पर नौकर रहते हैं। कितने अच्छे पिता! मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। जैसे ही वह बोल रही थी, आंटी फोंग आगे बढ़ी और जल्दी से दरवाजा खोला। बॉस ने कहा कि सबसे पहले आपको नहाना होगा, आपको अच्छी तरह से नहाना होगा, और साथ ही आपकी अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं। हालांकि वे कपड़े आपने पहले भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वे सभी मशहूर ब्रांड के हैं। आम लोग अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें नहीं खरीद सकते। वान तुलांग ने कुछ नहीं कहा, कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या तोड़ू? बड़ी बहन के वापस आने तक रुको, वह तुम्हें सबक सिखाएगी। चाची फोंग ने नाक भौं सिकोड़ी, फिर मुड़कर चली गई।
वान तुलांग कमरे में दाखिल हुआ, लगभग 1 मीटर लंबे छोटे बिस्तर के पास गया और बिस्तर पर लेट गया। शाम 6 बजे के बाद। सर्दियों में नान्यांग शहर में अंधेरा हमेशा बहुत जल्दी छा जाता है, लेकिन अब तक उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा है। उसने स्नान किया, अपने पुराने कपड़े पहने और खाली कमरे में घूमने लगी। यह है वैन परिवार के रसोई घर में एक बड़ी वाइन कैबिनेट है, जिसमें अनगिनत प्रसिद्ध वाइन है। मेज पर लाल शराब की कई खुली बोतलें रखी थी। यून जी लिंग मुस्कुराया, यह वास्तव में एक अच्छी बात थी। यह नसों को सुन्न कर सकती है और बेहतर नींद में भी मदद कर सकती है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। इसके विपरीत, मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन सो नहीं पाता। शायद यह आपकी मदद कर सके। वह बैठ गई, एक लंबा गिलास लिया और अपने लिए एक गिलास भर लिया। अरे, तुम यह शराब नहीं पी सकते, यह महंगी है। चाची फोंग तुरंत वहां गईं और डांट लगाई। उसकी आंखें काली पड़ गईं, आवाज उदास हो गई। तुम क्या कर रहे हो? यह कहकर उसने शराब डालना जारी रखा। मैं तुम्हें पीने की अनुमति नहीं देता। ऐसा कहकर उसने अपना शराब का गिलास ले जाने का इरादा किया। वान तुलांग ने हाथ बढ़ाकर लाल शराब की बोतल को जमीन पर जोर से फेंका, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस की शराब फेंकने की? चाची फोंग दंग रह गई। वान तुलांग ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ की सभी शराब की बोतलें तोड़ दूंगा और तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चाची फोंग दंग रह गईं। वान तुलांग ने शराब की एक और बोतल खोली, फिर बोतल की गर्दन पकड़ी और उसकी ओर देखा। चले जाओ। आंटी फोंग ने अपने होंठ हिलाए और अंत में कांपती आवाज में कहा, तुम रुको। जब सबसे बड़ी महिला वापस आएगी तो वह तुम्हें मार डालेगी। इतना कहकर वह चली गई। वान तुलांग मुस्कुराया, दूसरा गिलास भरा और उदास होकर एक घूंट पी गया। फिर दूसरा गिलास भरें और एक ही घूंट में सारा पी लें। 3 गिलास पीने के बाद उसके सिर में चक्कर आने लगा। ठीक है, अब तुम सो जाओ। शराब का गिलास नीचे रखते हुए वह लड़खड़ाते हुए कमरे में चली गई। ठीक है, बहुत अच्छा। भारी सांसों की आवाज के साथ एक तेज आवाज गूंजी, चाची फोंग, चाची फोंग। आंटी फोंग ने जल्दी से दरवाजा खोला। मिस, आप आखिरकार वापस आ गईं। इसे मेरे लिए पकड़ो। एक हाथ में वान तुदीम फोन पकड़कर बात कर रही थी, दूसरे हाथ में उसने एक बड़ा बैग लिया हुआ था। ले लो। बात है क्विन का 2 दिन पहले निधन हो गया। अपना दुख व्यक्त करने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपने बाल काले रंग में रंग लिए। उसके इस व्यवहार ने उसे कई लोगों का पसंदीदा बना दिया है। मिस, मुझे आज आपसे कुछ कहना है। चाची फोंग, कृपया जल्दी करें, मुझे जल्द ही कपड़े बदलने हैं। आनकवान की कार जल्द ही आ जाएगी। जल्दी करो, उसने जल्दी से ऊपर जाते हुए कहा। ठीक है, ठीक है। चाची फोंग तुरंत सब कुछ ऊपर ले आईं। कमरे में क्या हो? ठीक है, मैं अभी बाहर आता हूँ। मैनिया ने उसे उसकी चीजें लाने के लिए बुलाया और उनकी चीजें विला के सामने वाले दरवाजे पर लाई गईं। फोन रखकर उसने अपना कोट पहना और फिर हतप्रभ सी होकर बाहर चली गई। चक्कर आना, हल्का सिरदर्द, उनींदापन और थकान। वान तुलांग कांपते हुए चल रहा था, लेकिन गेट पर पहुंचने से पहले ही एक काली कार वहां रुकी। मिस वैन, कार की खिड़की नीचे की ओर सरकी। ड्राइवर थोड़ा हैरान हुआ, इतनी तेज? वान तुलांग ने अपना सिर रगड़ा और उस अजीब आदमी को देखा। अब वह खड़ा नहीं रह सका। यह देखकर
ड्राइवर ने जल्दी से दरवाजा खोला और कार से बाहर निकला। मिस वैन, आप शराब क्यों पी रही हैं? फर्नीचर कहाँ है? वान तु लांग ने अपना सिर हिलाया। उसका सिर और अधिक चक्कर खाने लगा। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही बेहोश हो गया। हे भगवान, तुमने इतना क्यों पी लिया? ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया। वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। फिर उन्होंने तुरंत उसे उठाया और पीछे की सीट पर बैठाया। मिस वैन, आप पहले सो जाइए, मैं आपको तुरंत जनरल मैनेजर होक से मिलने ले जाऊंगा। अध्याय 25। अध्याय 25। क्या तुम मुझे बहका रहे हो? हु यिंगजुन के फोन की बैटरी आधे घंटे पहले ही खत्म हो गई। जब मैं कमरे में वापस आया तो मैंने देखा कि पजामा पहने एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है, सफेद गद्दे पर मुड़ी हुई है। उसके प्राकृतिक काले बाल और लंबी पतली टांगें खुली हुई हैं। उस आदमी की हड्डियां अनजाने में हिल गईं। उसने अपने होठों को रगड़ा और आगे बढ़ गया। पिछले 2 दिनों से वह बहुत व्यस्त हैं और उन्हें वान तु दीम से बात करने का समय नहीं मिला है। वह बहुत अच्छी भी है। उसे हर दिन मैसेज भेजकर आराम करने और नियमित रूप से खाने की याद दिलाती है। वह एक छोटी बिल्ली की तरह होशियार है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कल एक व्यापारिक यात्रा पर इंग्लैंड जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज रात ही उसे शॉपिंग पर ले जाऊंगा। अप्रत्याशित रूप से जब वह कमरे में लौटा तो उसने पाया कि वह पहले से ही सो रही थी। वह बिस्तर के पास गया और धीरे से पुकारा, तू दीम, उठो। वह गहरी नींद में सो रही थी। उसके कान के पास हल्की सांस लेने की आवाज आई। उसने भौहें सिकोड़ी। उम्मा, वह घूमी और अपनी स्थिति बदल ली। इस स्थिति में उसे बहुत अधिक आरामदायक महसूस हुआ। आदमी ने यह देखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुरंत उसने अपनी ठोड़ी को उसके गाल पर छुआया, अपनी आवाज कम की और हंसा। क्या तुम मुझे बहका रही हो? लड़की ने भौहें सिकोड़ी, होंठ भींचे और बिल्ली की म्याऊं जैसी आवाज में कहा, मैं सोना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ। बाक हाई क्विन को गुजरे 3 दिन हो चुके थे। वह मुश्किल से 1 घंटा सोती थी। इस समय वह सचमुच अपनी आंखें नहीं खोल सकती थी। वह बस सोना चाहती थी। आप शराब पीते हो? आदमी की आवाज धीमी थी, उसकी नाक दबाते हुए। इतना पीना अच्छा नहीं है। ठीक है। वान तु लांग को लगा कि उसकी नाक पर किसी ने दबाव डाला है और वह अपनी आंखें खोले बिना न रह सका। तुम बहुत परेशान कर रहे हो। मैंने कहा था कि मैं सोना चाहता हूँ। नशे में धुत छोटी लड़की ने अचानक गुस्से से उसकी ओर देखा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसकी आंखों में खुशी की एक भी किरण नहीं है। आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके मुंह के कोने और भी मुड़ गए। अब गुस्सा हो? वान तु लांग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अपने सामने एक आकृति देखी, बहुत अस्पष्ट। वह नहीं बता सकी कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन वह परेशान थी क्योंकि वह उसकी नींद में खलल डालता रहता था। उसके गुलाबी होंठ हल्के से हिले। वह बुदबुदाई, तुम बहुत शोर मचाते हो, बहुत शोर मचाते हो। तो क्या मैं तुम्हें गले लगाकर सो सकता हूँ? उसने कुछ नहीं कहा। वह नशे में थी, हाँफ रही थी। उसके शरीर से शराब की बदबू आ रही थी। कुछ सेकंड के बाद उसने फिर से सपने में अपनी आंखें बंद कर लीं। हु यिंगजुन मुस्कुराया, अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर उसे गले लगाकर सो गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने उसकी बाह को छुआ, नरम एहसास ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। जिस जगह को उसने अभी छुआ था वह जलने जैसा महसूस हुआ। ओह, यह बहुत ठंडा है। उसका गर्म छोटा शरीर उसकी छाती से दब गया, फिर छटपटाने लगा। हिलना मत, आदमी की कर्कश आवाज गूंजी। वह सहन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नशे में धुत महिला दूसरों की कोई बात नहीं सुनती। वान तु दीम,
हो यिंगजुन कुछ कहे बिना न रह सकी। वान तु लांग ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा, पूरी तरह से अनजान। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह दूसरी बार था जब उसके मन में उसके प्रति इतनी तीव्र इच्छा जागी। हाँ हाँ खाओ, जैसे मैं खाती हूँ वैसे खाओ, मैं कोई बड़ा भेड़िया या छोटा खरगोश नहीं हूँ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसके गाल लाल हो गए और वह बहुत ही आकर्षक मुस्कान के साथ मुस्कुराई। यह देखकर उस आदमी के शरीर का खून उबलने लगा, उसकी काली आंखें वासना से लाल होने लगी। वह नीचे झुका और उसके कान में फुसफुसाया, उसकी सांसें गर्म हो रही थी। जानना चाहती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और उसके होठों को चूमा। जैसे ही उनके होंठ एक दूसरे से टकराए, उस आदमी की इच्छा पूरी तरह से भड़क उठी। तुरंत ही गर्म चुंबन उसकी ठोड़ी, फिर उसकी गर्दन, फिर उसके कॉलर बोन पर पहुंच गए। वह व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं सका और एक हाथ से उसने अपनी शर्ट उतार दी, फिर अपनी बेल्ट के बटन खोलने लगा। अध्याय 26। अध्याय 26। समापन मूल्य। एक रात हमेशा के लिए। उसकी हड्डियां टूटकर गिर रही थी। सिश की आवाज के साथ खिड़की के मोटे पर्दे खुल गए। चकाचौंध करने वाली सूर्य की रोशनी तुरंत चमक उठी। बिस्तर पर लेटे व्यक्ति की भौहें सहज ही हल्की सी सिकोड़ गईं। जरा सी हरकत से ही उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द से भर गया। वह करा उठी, मानो उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई हो। बहुत दर्द हो रहा है। उसने अपने होंठ काटे और गहरी सांस ली, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कल रात उसे फिर से गीला सपना आया। उसने भौहें सिकोड़ी, आंखें बंद की और कमर पर हाथ फेरा, फिर धीरे से आंखें खोली। मैंने अचानक आंखें खोली और देखा कि वह आदमी कुर्सी पर बैठा है। वह आदमी चुपचाप बैठा था, उसकी उदास आंखें चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे वह मुस्कुरा रहा हो, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह इतना ठंडा हो कि लोगों को जमा दे। वान तुलांग नाम पढ़ते ही आदमी ने दांत पीस लिए। वान तुलांग अपने दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को नहीं रोक सका और अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया। लेकिन इस कदम से जांघों के बीच पीठ में दर्द होने लगा। नीचे देखने पर पता चला कि उसके पैर बैंगनी रंग के प्रेम के निशानों से भरे हुए थे। वान तुलांग ने गहरी सांस ली, अपनी छाती की ओर देखा और निश्चित रूप से उस पर भी कुछ बैंगनी निशान थे। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? उसे याद आया। मैनहाई कुछ लाया था। वह बाहर गई, फिर अस्पष्ट स्मृति, प्रतिरोध, चीखना, काटना, लड़ना। कोई गीला सपना नहीं। यह सचमुच हुआ। वह आदमी खड़ा हुआ और कदम दर कदम उसके पास आया। वान तुलांग को सोचने का समय ही नहीं मिला। उसका निचला जबड़ा उस आदमी ने उठा लिया। मैं वास्तव में तुम्हें नीची निगाहों से देखता हूँ। मेरे बिस्तर में घुस जाओ। तुम वास्तव में कुछ भी कर सकते हो। उस आदमी की घृणा भरी निगाहें उस पर घूम रही थी, मानो उसने कोई भयंकर अपराध कर दिया हो। वान तुलांग अपनी भौहें सिकोड़े बिना न रह सकी। इन शब्दों ने उसे बेहद असहज कर दिया। उसने अपने होठों को सिकोड़कर सीधे उसकी ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। मैं बिस्तर पर कैसे जाऊं? क्या तुम्हें खुद से यह नहीं पूछना चाहिए? क्या? अभी मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी कि मैं वैन परिवार से आपके बिस्तर तक कैसे पहुंची। चलो इस बारे में बात करते हैं। जीजाजी, क्या आप मुझमें और उसमें फर्क भी नहीं बता सकते? जब तुम किसी और की प्रेमिका थीं, तब भी क्या तुम इतनी तेज तर्रार थीं?
हु यिंगजुन ने अपने पतले होठों को सिकोड़ लिया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दांत पीस रहा हो। सचमुच, वह अंतर नहीं बता सका। मूलतः वह केवल एक बार ही 2DM के साथ बिस्तर पर गया था। कभी कभी उसके साथ भोजन करते हुए वह हमेशा आज्ञाकारी रहती थी। शायद कल रात वाली बिल्ली के बच्चे से कुछ अलग नहीं थी। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कल रात बिस्तर पर जो व्यक्ति था वह वान तु लांग था। यदि उसका सेल फोन पूरी तरह चार्ज न होता और वान तु दीम का संदेश न होता तो संभवतः वह अंतर नहीं बता पाता। इसके बारे में बाहर बात मत करो। आदमी ने उसकी ठोड़ी छोड़ दी और जैकेट को अपने पास ले जाकर पहन लिया। उनके शब्दों से वान तु लांग, जो पहले उनसे डरता था, तुरंत टूट गया। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद हो गईं और फिर जोर से हंसने लगी। हाँ, वह पहले ही ऑनलाइन इस तरह से कोस चुकी थी। फिर डरने की क्या बात है? ठीक है, 1 अरब, उसने उदासीनता से कहा। वह आदमी जो अभी अभी ठीक से कपड़े पहने था, यह वाक्य सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या कहा आपने? वान तु लांग बिस्तर से उठी। उसका गोरा शरीर नंगा था। उसके नंगे पैर नरम कालीन पर चल रहे थे। सुनहरी रोशनी उसके संपूर्ण शरीर पर पड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि इस समय वह कितनी आकर्षक लग रही थी। अचानक वह अलमारी के पास गई, उसे खोला और उसकी एक सफेद शर्ट निकाली। फिर आलस से अलमारी के सहारे झुकते हुए वह मंद मंद मुस्कुराया। अगर हम सब एक परिवार हैं तो मुझे छूट दें, कीमत 1 अरब है। अध्याय 27। अध्याय 27। तुम बहुत सस्ते हो। उसके शब्दों से हुओ यिंगजुन का चेहरा अचानक काला पड़ गया। बिलियन, वान तु लांग ने उदास चेहरे से उसकी ओर देखा, कंधे उचकाए, इत्मीनान से उसके पास से गुजरी, फिर अपने बालों को उठाया, बालों की एक लट को अलग किया और लापरवाही से उसे चोटी में बांध दिया। जीजाजी, आप तो व्यापारी हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि चुप रहने का पैसा क्या होता है। वह झुकी, जमीन पर पड़ा अपना कोट उठाया और पहन लिया। उसकी सारी हरकतें बहुत आलसी और सहज हैं, लेकिन ऐसी सरल हरकतें उसे बहुत आकर्षक बनाती हैं। यह देखकर हु यिंगजुन ने अपने होठों को सिकोड़ा और उसके करीब चला गया। उसकी अभिव्यक्ति अत्यधिक व्यंग्य से भरी हुई थी। इस बार वान तु लांग पीछे नहीं हटा, बस वहीं खड़ा रहा और साहसपूर्वक उसकी उपहासपूर्ण निगाहों का स्वागत किया। हु यिंगजुन उसके सामने चला गया, अचानक अपनी उंगली बढ़ा दी, धीरे से उसके लंबे बाल उठाए, दूसरी उंगली उसकी कमर को रगड़ दी। कोमल और बुरी हरकत ने लोगों को भ्रम में डाल दिया। लेकिन 1 सेकंड बाद उस आदमी की कर्कश आवाज उसके कान के पास आई, जो बेहद क्रूर शब्द कह रहा था, क्या आप आम तौर पर इसी तरह से पैसा कमाते हैं? वान तु लांग का शरीर अकड़ गया। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान एक पल के लिए जम गई, लेकिन तुरंत ही उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया, उस आदमी की महंगी शर्ट पकड़ ली, अपना सिर ऊपर उठाया और एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की। चाहे मैं कैसे भी पैसा कमा लूं, क्या यह मेरे जीजा के लिए अच्छा नहीं है? यह कहने के बाद उसने अपने पैर बिस्तर पर रख दिए। उसकी शर्ट नीचे सरक गई, जिससे उसकी जांघों पर बेहद आकर्षक निशान दिखाई देने लगे। आदमी की आंखें अब चाकू की तरह ठंडी हो गई थी। प्रत्येक चाकू उसके शरीर में वार कर रहा था। उसकी घृणा छिपी नहीं थी। वान तु लांग ने अभी भी वही फीकी मुस्कान बरकरार रखी। चिंता मत करो, पैसा सही जगह पर है। मेरा मुंह बहुत तंग है। यह सुनकर उस आदमी ने अपनी उंगली उसके चेहरे पर उठाई और अचानक उसे जोर से दबा दिया। 1 अरब? वान तु लांग, तुम बहुत सस्ते हो। वान तु लांग की जीभ की नोक उसके मुंह में हिल गई।
यह बहुत दर्दनाक था। इतना बल प्रयोग करके उसका चेहरा कुचलने की कोशिश की जा रही है। 3 अरब, हमेशा के लिए चुप हो जाओ। आदमी ने अपनी बात खत्म की, अपनी जेब से चेक निकाला और नंबर भरने लगा। फिर उसने उसे उसके चेहरे पर फेंक दिया। उस चेहरे पर नफरत के अलावा कुछ नहीं बचा था। वान तुलांग ने चेक उठाया। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान थी। जीजाजी अभी भी उदार हैं। यहाँ से चले जाओ। वान तुलांग ने कंधे उचकाए और सावधानीपूर्वक चेक रख दिया। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर उसने अपना कोट पहना और सीधे बाहर चली गई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी मुलाकात एक लड़की होआक ना लिन्ह से हुई। वान तुलांग ने जल्दी से चारों ओर देखा। विला, शानदार, विलासिता, शोषण, पैसा। एक पल में ये शब्द उसके दिमाग में आ गए। यह कोई होटल नहीं, बल्कि हो परिवार का घर है। यह सचमुच धन का स्वर्गीय स्तर है। पूरे घर में पैसों की खुशबू है। ऐसा लगता है कि सगाई के बाद भी हो यिंगजुन को वैन तुदीम की बहुत परवाह है। बहन तुदीम, हो या लिंग थोड़ा चौंक गई। उसे हो यिंगजून के कमरे से बाहर आते देख उसने अपनी भौहें उठाईं। क्या तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहती थी? वान तुलांग ने इस लड़की को देखा। वह अपनी पत्रिका का साक्षात्कार पढ़ रही थी। वह जवान थी लेकिन उसका लहजा काफी घमंडी था। उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया, फिर भी नीचे चली गई। हो या लिंग को लगा कि वह शर्मिंदा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वह उसके पीछे गई और पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन वान परिवार में वापस आ गई है। क्या तुमने उसे अभी तक अनुशासित किया है? वान तुलांग रुक गया, पीछे मुड़ा नहीं और दूर से बोला, क्या उसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? हो या लिंग आगे बढ़ी, अपने होठों को सिकोड़ा और मंद मंद मुस्कुराई। उसका चरित्र इस नानयांग शहर में कौन नहीं जानता। मैं आपको बता दूं, इस तरह की बेशर्म महिला के लिए आपको उसे मार देना चाहिए। उसे हमारे हो परिवार को शर्मिंदा न करने दें। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आपकी माँ क्या सोच रही थी, और यहाँ तक कि उन्होंने आपके पिता से कहा कि उसे वापस ले जाकर प्रशिक्षित करें। उसके ऐसे गुणों के साथ क्या उसे सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा सकता है? ओ, वान तुलांग मंद मंद मुस्कुराया। हम? हो या लिंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम किस बात पर हंस रही हो? मैंने हमेशा सोचा था कि अमीर लड़कियों को प्रतिष्ठित, महान और शांत होना चाहिए, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। शक्तिशाली, गपशप करने वाली और बदनामी करने वाली ये शब्द आपको वर्णित करने के लिए हैं? हो या लिंग, आपने वास्तव में मुझे यह लड़की अमीर है शब्दों की एक नई समझ दी है। क्या? हो या लिंग का चेहरा काला पड़ गया। वह उसके सामने दौड़ी और ठंडे स्वर में चिल्लाई, तुम्हारा क्या मतलब है? वान तुलांग ने उसकी उपेक्षा की और नीचे की ओर जाने लगा। वान तुदीम, हो या लिंग ने उसका रास्ता रोक लिया। उसका चेहरा झुंझलाहट से भरा हुआ था। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे भाई से सगाई कर चुकी हो, मेरे पास तुम्हारे साथ व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है। ओह! आप क्या करना चाहते हैं? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? एक पल में हो या लिंग की आंखों में व्यंग्य की झलक उभरी। उसने अपना हाथ उठाया और एक क्रूर थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ने वाला था, लेकिन हाथ हवा में ही रुक गया और वह उसकी कलाई पकड़कर ठहाका लगाकर हंसने लगी। वे हमेशा लोगों को इस तरह पीटना क्यों पसंद करते हैं? वान तुदीम, उसे हरा ना पाने के कारण हो या लिंग काफी परेशान हो गई। यून जी लिंग की ठंडी, स्पष्ट, चमकती आंखें इस बिगड़ेल लड़की को घूर रही थी। उसके होंठ एक फीकी मुस्कान में मुड़े हुए थे। ऐसा लगता है कि हो परिवार के मिथक के रूप में पूजनीय होना बस ऐसा ही है।
आत्मधर्मी होना और इस बात की परवाह करने के लिए खाली समय होना कि दूसरों ने यून परिवार को शर्मिंदा किया है या नहीं। आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि आपने हो परिवार को शर्मिंदा किया है या नहीं। यह कहकर वह सीधे नीचे चली गई। अध्याय 28। अध्याय 28। विशेषताएं सुंदर और लंबा है। हो परिवार का घर छोड़कर वह बस से शहर वापस आ गई। उसे अतिरिक्त कपड़े खरीदने होंगे, अन्यथा अगर वह इस तरह से वैन परिवार में लौटी तो निश्चित रूप से बहुत हलचल मच जाएगी। लेकिन उसने अभी अभी दुकान से कपड़े खरीदे थे और अभी तैयार भी नहीं हुई थी कि अचानक फोन बज उठा। तो लांग, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मनहे ने तुरंत फोन पर चिल्लाकर कहा। क्या हुआ यार? हाय, जल्दी मत करो, धीरे बोलो। वान तु लांग खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था। 40 मिनट बाद हवाई अड्डे पर। ठीक है, मुझे पता है। क्या? आकर्षक। 1 मीटर 80 7। आपका क्या नाम है? हो, नाम है वान थान हाई। वान तु लांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? वास्तविक नाम? क्या? क्या आप अधिक स्पष्ट बोल सकते हैं? हेलो, हेलो। उसने अपने सेल फोन की ओर देखा। बैटरी खत्म हो चुकी थी। वान तु लांग ने फोन को हिलाया, पुनः चालू किया, लेकिन बैटरी अभी भी खत्म थी। इतने महत्वपूर्ण समय पर बैटरी कैसे खत्म हो गई? मिस, हम यहाँ हैं। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, उसकी ओर देखा और कहा। चाचा, अभी क्या समय हो गया है? 10:40। धन्यवाद। वान तु लांग ने भुगतान किया, जल्दी से कार से बाहर निकला और चला गया। मुझे देर हो गई। यह आदमी हई वास्तव में बेवकूफ है। कल रात उसने कुछ गुंडा महिलाओं की नकल की और किसी के साथ लड़ाई की, और गुस्साए पिता फोंग ने उसे बंद कर दिया। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड, जो 2 साल से उससे प्यार करता था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, और फिर भी अचानक यहाँ आ गया। इससे वह चाहकर भी बाहर नहीं जा पाती। बस उसे इतना ही कह सकते हैं कि आकर ले जाए। हालांकि इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से सुन पाती, उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। वह कभी भी हवाई जहाज या हवाई अड्डे पर नहीं गई। जैसे ही अंदर कदम रखा, थोड़ा चक्कर आने लगा। नमस्ते, मैं अपने रिश्तेदारों को कहाँ से ले सकता हूँ? उसने झुककर विनम्रता से अंदर मौजूद स्टाफ से पूछा। आर पार। धन्यवाद देना, धन्यवाद कहकर वह तेजी से वहां भागी। रिसेप्शन एरिया पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। उसने फोन निकालने के इरादे से अपना फोन निकाला, लेकिन वह असहाय थी। अब क्या करें? मन हई उससे मदद कम ही मांगती है। अगर वह गड़बड़ कर दे तो कैसे समझाएगी? ओह हाँ, उसने कहा, महत्वपूर्ण बात 5 फुट 7 इंच है। इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ी। अचानक भीड़ अराजक हो गई। कई लड़कियां बोलीं, वाह, कितना सुंदर है। वान तु लांग ने तुरंत देखा, वह बहुत ही सुंदर लड़का था, कम से कम 1 मीटर 87 लंबा, साधारण सामान। क्या वह वान थान हाई नाम का ऑनलाइन मित्र है? लेकिन वह जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी आंखें फिर से अंदर की ओर देखने लगीं, लेकिन फिर भी उसे 1 मीटर 87 लंबा आदमी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब वह पीछे मुड़ी तो उसने पाया कि वह भी इधर उधर देख रहा था, कभी कभी अपना फोन निकालकर देख रहा था। यह सही है, वह किसी को ढूंढ रहा होगा। इसलिए बिना सोचे समझे वह तेजी से आगे बढ़ गई। नमस्ते, उसने उसकी ओर देखा। क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्या मैं पूछ सकती हूँ?
क्या आप वान थान हाई हैं? आवाज सुनकर उसकी नजर मोबाइल से हटकर उसकी ओर चली गई। शायद लड़की बहुत तेज दौड़ी थी। उसकी चोटी खुली हुई थी। उसके काले काले बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और वह अभी भी भारी सांस ले रही थी। इम फोंग मान हाय, क्या आप फोंग मान हाय को जानती हैं? वह अभी व्यस्त हैं और उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए कहा है। क्या आप वान थान हाई हैं? उसने कुछ सावधानी से पूछा। उसकी नजर कभी कभी उसके पीछे खड़े लोगों के समूह पर पड़ जाती थी। जाहिर है वह अभी भी आश्वस्त नहीं थी। हमेशा की तरह इधर उधर देख रही थी। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। लड़की ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाकर एक निश्चित दिशा में देखा। जाहिर तौर पर वह किसी को ढूंढ रही थी। उसकी काली आंखें साफ थीं। उसकी निगाहें चमक रही थी, जिससे लोग सचमुच दूर देखने को मजबूर हो रहे थे। वान तुलांग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। आने वाले लोग कम होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसे अपने जितना लंबा दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सका। तुरंत ही उसने अपनी नजरें उसकी ओर घुमा ली। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूँ? उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसकी थोड़ी कर्कश आवाज ने उसे बाधित किया। हाँ, मैं वान थान हाई हूँ। क्या आप मुझे लेने के लिए यहाँ हैं? क्या यह सचमुच आप है? माफ कीजिए, मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ। वान तुलांग ने राहत की सांस ली और उसका सामान उठाने में उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, वह मंद मंद मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। और दूसरी ओर, मैडम, मिस्टर खुक का फोन कोई नहीं उठा रहा है। एयरपोर्ट पर कोई नहीं है। ड्राइवर अरबों डॉलर की कीमत वाली कार के पास खड़ा था। उसका पूरा शरीर स्तब्ध था। आप कहाँ हैं? खुच कहाँ है? अध्याय 29। अध्याय 29। भोजन में पैसे जैसी गंध आती है। टैक्सी में। मैनहाई को फोन करो। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। उससे कहो कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वह ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई, अपना सिर घुमाया और उससे बात करने लगी। मुझे खेद है, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। बैटरी खत्म हो गई? वान तुलांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं पहले तुम्हें रहने की जगह ढूंढने में मदद करूंगा, फिर मैं तुम्हें मैनह्य को ढूंढने ले चलूंगा। लेकिन मुझे भूख लगी है, उसने अचानक कहा। वान तुलांग दंग रह गया। भूख लगी है? शायद अब 11 बज चुके हैं। मुझे भूख लगी होगी। लेकिन उसने अभी भी मैनहाई से संपर्क नहीं किया है। क्या आप मुझे पहले डिनर पर ले चलेंगे? उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिससे उसका सुंदर चेहरा और भी चमकदार लग रहा था। ठीक है, पहले खाना खा लो और फिर मैनहाई से संपर्क करो। उम्मा, तुम्हें क्या खाना पसंद है? मैं तुम्हें खिलाऊंगा, वान तुलांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मुझे नान्यांग शहर के एक रेस्तरां का स्वाद लंबे समय से याद है। वान तुलांग ने कुछ नहीं कहा, मन ही मन सोचने लगा। ऐसा लगता है कि मानह्य का यह ऑनलाइन मित्र नाम डोंग शहर में पहली बार नहीं आया है। केवल 40 मिनट बाद मज़ा खत्म हो गया। इस रेस्तरां का स्वाद बहुत अच्छा है। वह बैठ गया और उसे मेनू थमा दिया। वान तुलांग ने अपने होंठ काटे, भौहें सिकोड़ी। 9 लाख से अधिक कीमत वाले इस व्यंजन को देखा और थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या गलत? उसकी झिझक देखकर वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या कोई समस्या है? नहीं, कोई बात नहीं। आप चुनिए, जो भी आपको पसंद हो, ऑर्डर कीजिए। वान तुलांग ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए उसे मेनू दे दिया। यह व्यक्ति यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आया है ना? वह इतना दुर्गम स्थान कैसे खोज सका?
इसके अलावा यह बहुत महंगा है। तो फिर मैं कभी विनम्र नहीं रहूंगा। उन्होंने मेनू उठाया और जल्दी से कुछ सबसे लोकप्रिय व्यंजन चुन लिए। बहुत जल्दी ही विधेयक सामने लाया गया। यूजी लिंग ने घूर कर देखा, 5 मिलियन से भी ज्यादा। उफ, यह आदमी वाकई बहुत असभ्य है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, इसे आजमाएं। वह मुस्कुराया और उससे कहा कि वह खाना चखकर देखे। ठीक है, ठीक है। यूजी लिंग का मुंह फड़क उठा। उसने बेतरतीब ढंग से एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में डाल लिया। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी उतना ही अधिक उसे दर्द होता था। वह दर्द के कारण रोना चाहती थी। आम तौर पर उसके और मिनहाई के बीच एक भोजन की कीमत अधिकतम 3 लाख होती। इस भोजन की कीमत 5 मिलियन थी। क्या तुम ठीक हो? उसका चेहरा असामान्य रूप से उदास हो गया था। यह देखकर उसने जल्दी से पूछा, नहीं, कोई बात नहीं, यह स्वादिष्ट है, आप इसे खा लीजिए। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर उसे उत्तर दिया। दरअसल वह सचमुच कंजूस नहीं है। बात बस इतनी है कि वह अपनी माँ के साथ सावधानीपूर्वक गणना करने के दिनों की आदी हो चुकी है। वह धीरे धीरे यह समझने लगी है कि क्या खरीदना चाहिए और क्या बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ ही देर में उसने अपना मुंह पोंछा और फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे वान तुलांग। वान तुलांग, वान तुलांग। वह धीरे से मुस्कुराया, बहुत अच्छा नाम है। वाह, तुम इसे नहीं खाते? वान तुलांग ने देखा कि वह बिना चॉपस्टिक हिलाए उसे घूर रहा है, तो वह अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। मेरा पेट भर चुका है। क्या? वान तुलांग चौंक गया। मेरा पेट भर गया है, क्या आपका पेट भर गया है? वान तुलांग ने उसकी ओर देखा, फिर मेज पर रखे भोजन की ओर देखा, जो लगभग अछूता था, और उसने कहा कि उसका पेट भर गया है। तुमने मैनहाई को जाने दिया। उसने फिर अपना सिर उठाया, उसके चेहरे का भाव बदल गया। क्या? अगर मैं तुम्हें एयरपोर्ट से लेने नहीं आता, तो मैं सोचता कि तुम यहाँ मुफ्त में खाने आए हो। एक टेबल के खाने के लिए 5 मिलियन, और तुमने कहा कि सिर्फ 2 निवाले से ही तुम्हारा पेट भर गया। मैं देख रहा हूँ, मैनहाई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अब तुम उसके लिए परेशानी खड़ी मत करो। यह कहने के बाद उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और कुछ खाना उठाया। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खाऊंगी। यह सब पैसे का है। उसके कार्यों से वह खुश हुआ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम सुंदर हो, तुम जो चाहो वो मत करो। तुम बिना सोचे समझे 5 मिलियन डोंग से ज्यादा कीमत का खाना खा लेते हो। तुम सच में नहीं जानते कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। उसने खाना मुंह में डाला और वेटर की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मेरा सेल फोन चार्ज हो गया है? हाँ मैम। वेटर ने अपनी बात समाप्त की और तुरंत अपना सेल फोन ले आया। मैनहाई को अब मत ढूंढो, उसके पास कोई पैसा नहीं है। वह लगातार चिल्लाती रही और अपना फोन खोलकर बोली, इसके अलावा स्टाफ से कहो कि इसे दोबारा पैक कर दें, मैं इसे वापस लेना चाहती हूँ। सामान बांधना। वह बहुत ही आश्चर्यचकित लग रहा था। बेशक, मैं इसे अकेले पूरा नहीं कर सकता। अगर मैं इसे लपेटकर नहीं रख सकता, तो क्या मुझे इसे फेंक देना चाहिए? इतना कहने के बाद उसने उसकी ओर देखा। यदि आप अपने घर का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सब कुछ कितना महंगा है। इस वाक्य के कारण उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वान तुलांग ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि झुककर मैनहाई को पुकारा। अरे मैनहाई, तुलांग, मुझे बेवकूफ बनाया गया। हु, तुम झूठे हो। यह सही है, उसने झूठ बोला। क्या 1 मीटर 80 सात?
वह केवल 1 मीटर 67 का है, एक बौना और बदसूरत लानत है। इंटरनेट वास्तव में अविश्वसनीय है। मेरा पहला प्यार। हु। ओफ, क्या आपका मतलब है? क्या आपका ऑनलाइन दोस्त यहाँ नहीं है? वह तुम्हें ढूंढ नहीं सका, तुम्हें फोन नहीं कर सका, खुद टैक्सी लेकर यहाँ आ गया। हु, मैंने क्या कर्म किया? हु। यूजी लिंग ने भौहें सिकोड़ी, फोन रख दिया और तुरंत एक ठंडी निगाह उसके पीछे से गुजरी। तुम कौन हो? वह विनम्रता से मुस्कुराया, फिर खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाया। नमस्ते, मैं खुक तिन्ह क्वान हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अध्याय 30। क्या इस तरह शरारती होना मजेदार है? तुम्हें मूर्ख बनाया गया है। यह उसका पहला विचार था। इसके बाद और भी कई शब्द कहे गए, लेकिन उसके लिए यह घबराहट से भी अधिक घबराहट थी। वह खड़ी हुई और वेटर की ओर देखा। बिल, वेटर ने झुककर कहा, श्री खुक ने अभी अभी हस्ताक्षर किए हैं। वान तु लांग ने उस पर भौहें चढ़ाई। मिस्टर खुक, यह मेरे परिवार की 130वीं शाखा है। वह खुशी से मुस्कुराया। तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। समृद्ध बच्चे। वह मंद मंद मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, मानो वह यह बात स्वीकार कर रहा हो। मुझे फोन दो। क्या आप अपना फोन नंबर सहेजना चाहते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे फोन थमा दिया। वैन तु लैंग ने अपना फोन खोला, जालो का पेमेंट कोड खोला। इसके तुरंत बाद उसने अपना फोन खोला, उसे उसके क्यूआर कोड के सामने रखा, उसे स्कैन किया और 5 मिलियन डोंग ट्रांसफर कर दिए। आपका क्या मतलब है? खुक तिन्ह क्वान को समझ नहीं आया। वह शांति से मुस्कुराई, एक उज्ज्वल मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी। क्या इस तरह शरारत करना मजेदार है? हाँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आपके परिवार ने कितनी शाखाएं खोली हैं, या आपके परिवार के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है या नहीं, क्योंकि जिस क्षण आपने हवाई अड्डे पर झूठ बोला था, आप किसी कमीने से अलग नहीं थे। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चल दी। वान तु लांग, खुक तिन्ह क्वान ने जल्दी से उसका पीछा किया और उसकी कलाई पकड़ ली। माफ करना, मेरा यह मतलब नहीं था, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। वान तु लांग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, उसके हाथ को घूरते हुए कहा, छोड़ दो। मुझे खेद है, कृपया मेरी बात सुनो। ठीक वैसा। खुक तिन्ह क्वान ने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि वह आश्चर्य से रुक गया। वान तु लांग ने उसकी आंखों में आश्चर्य देखा और पीछे मुड़कर देखा। बस देख रहा हूँ, भौहें सिकोड़ रहा हूँ। जो व्यक्ति आए थे उनका नाम वान तु दीम और एक अन्य महिला मित्र था। क्या दुश्मनों का इतना संकरा रास्ता होना जरूरी है? तु लांग। वान तु दीम बस अंदर आया और उसे देखा, इसलिए वह मुस्कुराया और चला गया। तु लांग, तुम यहाँ क्यों हो? वान तु लांग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बहन, क्या संयोग है? वान तु दीम भी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम और तुम्हारा दोस्त साथ में खाना खाने आए थे। ठीक है, तुम कल रात कहाँ गए थे? तुम पूरी रात घर नहीं आए। पिताजी बहुत परेशान थे। 4 शब्दों, पूरी रात घर न आना, पर उसने स्पष्ट रूप से जोर दिया। कुछ लोगों ने तो अपने फोन से तस्वीरें भी लेनी शुरू कर दी। खैर, एक की प्रतिष्ठा खराब है, एक दोष रहित है। लोग गपशप कर रहे हैं, बेशक वे इस अवसर को नहीं छोड़ते। वैन तु लांग, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारी प्रतिष्ठा पहले से ही खराब है और तुम पूरी रात घर नहीं आए। क्या तुम अपनी बहन की चिंता थोड़ी कम कर सकते हो? उसके बगल में बैठी लड़की ने अचानक अपनी भौहें उठाई और कहा, वेन रुओ यू, अब और मत बोलो। वान तु दीम ने उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा, मेरी बहन पूरी रात घर नहीं आई।
वह शायद अपनी सहेली के घर गई होगी। अब और मत कहना। मैंने कुछ भी बुरा नहीं कहा। नान्यांग शहर में हर कोई जानता है कि वह पुरुषों के साथ सोती थी, किसी की प्रेमिका बन जाती थी, और यहाँ तक कि मेरे जीजा को चुराने का सपना भी देखती थी। तुमने कहा कि वह कल रात पूरी रात घर नहीं आई। वह कहाँ गई होगी? वेन रुओ यूं मंद मंद मुस्कुराया, उसकी आंखें उपहास से भरी हुई थी। आस पास के लोग तुरंत चिल्ला उठे। हाँ, यह बात सही है। उसने अपनी आंखें उठाईं, वेन रुओ यू को देखा और ठंडी और उदासीनता से मुस्कुराई। आपको अपने प्रेमी पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि एक दिन फिर से मेरे बिस्तर पर न दिखाई दे। बेशर्म। ऐसा कहकर वेन रुओ यू ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। हे लड़की, तुम इतनी सुंदर हो, लोगों को मारना तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप नहीं है। उसका हाथ हवा में ही खुक तिनक्वान ने पकड़ लिया। वेन रुओ यू ने खुक तिनक्वान को देखा और तुरंत दंग रह गया। कितना सुंदर आदमी है। जीलिंग, यह है। युनजी यान ने भी इस आदमी को देखा। हालांकि वह हो यिंग जून से कम सुंदर था, लेकिन वह अब तक मिले किसी भी आदमी से कहीं ज्यादा सुंदर था। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते। उसकी निजी जिंदगी गड़बड़ है। वेन रुओ यू ने तुरंत को जिंग जून को बीच में टोका और साथ ही कसम खाई, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो देखने वालों से पूछ लो। हर कोई जानता है कि उसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। बुरी किस्मत को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो यह ऐसा ही है। खुक तिनक्वान कुछ सोच रहा था। बेशक, यह उसकी बहन है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो उससे पूछ लो। वेन रुओ यू ने तुरंत युनजी यान को खींचा। उसे बताओ कि तुम्हारी बहन कौन है। वेन रुओ यू, अब और मत बोलो, जी लिंग बदल जाएगा। जी यान के शब्दों ने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। खुक तिनक्वान ने सिर हिलाया, मंद मंद मुस्कुराया और उनकी ओर देखा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्रेमिका बहुत अच्छी है। वान तुलांग ने खुक तिनक्वान की ओर देखा। उसके माथे पर झुर्रियां पड़ गईं। वह क्या करना चाहता था? तुलांग, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वान तुदीम बहुत चौंक गई। उसकी भौहें भी सिकुड़ गईं। जाहिर है, यह तथ्य कि उसका प्रेमी इतना सुंदर है, उसे बहुत दुखी करता है। महाप्रबंधक हो। अचानक एक अभिवादन ने सभी की बातचीत में बाधा डाल दी। सभी ने अपना सिर घुमाकर हुओ यिंगजुन और युआन शेंगनान को एक साथ चलते देखा। अनहक्वान। वान तुदीम बहुत आश्चर्यचकित हुआ, जल्दी से मुस्कुराया और बातचीत शुरू की। अनहक्वान। आदमी ने उनकी ओर देखा और चला गया। अनहक्वान, देखो, तू लांग का भी एक बॉयफ्रेंड है। वान तुदीम आगे बढ़ी और उसने उसका हाथ खींचा। बोलते समय उसके चेहरे पर सौम्यता थी। वास्तव में उसका सुंदर चेहरा व्यंग्य और व्यंग्य से भरा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ गहरा रहस्य छिपा था। वान तुलांग को यह रूप सचमुच पसंद नहीं आया। इसलिए वह अनजाने में खुक तिनक्वान की छाती से लग गई। जीजाजी, बहन, यह मेरा प्रेमी है, खुक तिनक्वान। वो आपकी प्रेमिका है। उस आदमी की आंखें खुक तिनक्वान की ओर गहरी और गहनता से देख रही थी। हाँ भाई, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, वान तुलांग। खुक तिनक्वान ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े भाई? उसने हो यिंगजुन को फिर से भाई कहा।